13.1 परिचय। अर्थशास्त्रियों ने मूल रूप से उत्पादन के तरीकों का वर्णन करने के लिए पूंजीवाद शब्द का उपयोग किया था, जो पूंजी के एक विशिष्ट दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ था। यह परिभाषा उत्पादन उपकरणों के स्वामित्व पर विचार नहीं करती, बल्कि उनके आर्थिक मूल और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। एक अन्य परिप्रेक्ष्य पूंजीवाद को अप्रतिबंधित व्यक्तिगत उद्यम द्वारा संचालित एक प्रणाली के रूप में देखता है, जहां आर्थिक और सामाजिक संपर्क अनुबंधों का पालन करते हैं, लोग अपनी गतिविधियों में स्वतंत्र हैं और कानूनी बाधाएं अनुपस्थित हैं। अनिवार्य रूप से पूंजीवाद को अक्सर अहस्तक्षेप या मुक्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्था के साथ समझा जाता है। 13.2 पूंजीवाद की ऐतिहासिक व्याख्याएं। ऐतिहासिक शोध ने पूंजीवाद को दिए गए 3 मुख्य अर्थों को प्रभावित किया है। उद्यम की भावना के रूप में पूंजीवाद। वर्नर सोमबर्ट ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि पूंजीवाद का सार किसी विशिष्ट आर्थिक पहलू में नहीं, बल्कि पूरे युग को आकार देने वाली समग्र भावना में निहित है। यह भावना उद्यम या साहस की भावना और गणना और तर्कसंगता की बुर्जुआ भावना का एक संयोजन है। सोमबर्ट का मानना था कि अलग अलग समय पर अलग अलग आर्थिक दृष्टिकोण प्रचलित होते हैं, और यही भावना इसके उपयुक्त स्वरूप और आर्थिक संगठन को आकार देती है। उन्होंने पूंजीवाद की उत्पत्ति को मन की अवस्थाओं के विकास से जोड़ा और दावा किया कि मानव व्यवहार आधुनिक दुनिया की विशेषता वाले आर्थिक रूपों के अस्तित्व में योगदान देता है। पूंजीवाद से पहले के समय में व्यक्ति को प्राकृतिक मनुष्य कहा जाता था। इस व्यक्ति ने आर्थिक गतिविधि को केवल अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के रूप में देखा। इस अवधि के दौरान ध्यान जीवित व्यक्तियों की भलाई पर था, जिन्हें हर चीज का माप माना जाता था। हालांकि पूंजीवाद के आगमन के साथ यह परिप्रेक्ष्य बदल गया। पूंजीवाद ने प्राकृतिक मनुष्य के आदिम दृष्टिकोण को उल्टा कर दिया और पूंजी के संचय को आर्थिक गतिविधि के पीछे मुख्य प्रेरणा बना दिया। गंभीर तर्कसंगता और सटीक मात्रात्मक गणना द्वारा चिह्नित पूंजीवादी दृष्टिकोण ने जीवन में हर चीज को पूंजी संचय के अधीन कर दिया। सरल शब्दों में, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद को उस समय मौजूद होने के रूप में परिभाषित किया जब मानव समूह की जरूरतों के लिए औद्योगिक प्रावधान लाभ की तर्कसंगत और व्यवस्थित खोज के साथ उद्यम के माध्यम से किया जाता है। पूंजीवाद एक वाणिज्यिक व्यवस्था के रूप में। यह अर्थ अक्सर ऐतिहासिक सामग्री के उपचार में स्पष्ट रूप से बताए जाने के बजाय निहित होता है। यह अनिवार्य रूप से पूंजीवाद को दूर के बाजार के लिए उत्पादन के आयोजन के साथ जोड़ता है। हालांकि यह परिभाषा प्रारंभिक शिल्प गिल्ड प्रणाली को बाहर कर सकती है, जहां शिल्पकार अपने उत्पाद सीधे शहर के बाजार में बेचते थे। इस दृष्टिकोण के अनुसार पूंजीवाद तब स्पष्ट हो जाता है जब थोक व्यापारी द्वारा उत्पादन और खुदरा बिक्री को स्थान और समय में अलग किया जाता है। व्यापारी माल खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि इस उद्देश्य से देता है कि बाद में उसे लाभ के लिए बेच सके। यह अवधारणा जर्मन ऐतिहासिक स्कूल की विकासात्मक योजना से प्रभावित है, जो मध्ययुगीन दुनिया की प्राकृतिक अर्थव्यवस्था और सफल धन अर्थव्यवस्था के बीच अंतर करती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था आधुनिक आर्थिक दुनिया के विकास चरणों को आकार देने में बाजार के महत्व को रेखांकित करती है। बुचर के अनुसार महत्वपूर्ण कारक वस्तुओं को बनाने और उपयोग करने के बीच का संबंध है। अधिक विशिष्ट होने के लिए यह उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक माल की यात्रा की दूरी को संदर्भित करता है। अक्सर इसे पूंजीवाद को लाभ के उद्देश्य से संचालित आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित करने से जोड़ा जाता है। किसी भी अवधि में आय उत्पन्न करने के लिए धन निवेश पर निर्भर रहने वाले लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या की उपस्थिति, चाहे व्यापार में, सूदखोरी में या उत्पादन में, पूंजीवाद के प्रमाण के रूप में देखी जाती है। नॉसबॉम पूंजीवाद को एक विनिमय अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां मार्गदर्शक सिद्धांत अप्रतिबंधित लाभ है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने नोट किया कि ऐसी प्रणाली में जनसंख्या का मालिकों और संपत्तिरहित श्रमिकों में विभाजन शामिल है। पूंजीवाद वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के एक विशिष्ट तरीके के रूप में। आइए मार्क्स के पूंजीवाद के विचार को सरल बनाएं। उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने या विनिमय के माध्यम से लाभ के लिए धन का उपयोग करने के बजाय मार्क्स ने पूंजीवाद को चीजों के उत्पादन के एक विशिष्ट तरीके के रूप में देखा। जब उन्होंने उत्पादन के तरीके के बारे में बात की तो वह केवल प्रौद्योगिकी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उनका मतलब था कि उत्पादन उपकरणों का स्वामित्व और उत्पादन से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रिश्ते कैसे व्यवस्थित होते थे। तो पूंजीवाद केवल बाजार के लिए चीजें बनाने के बारे में नहीं था, यह एक ऐसी प्रणाली थी जहां वस्तुओं का उत्पादन वस्तुओं के रूप में किया जाता था, जैसा कि मार्क्स ने उन्हें कहा था। इस व्यवस्था में श्रम भी एक वस्तु बन गया, जिसे किसी भी अन्य वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाने लगा। पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए समाज के एक छोटे से हिस्से, एक विशिष्ट वर्ग के हाथों में उत्पादन उपकरणों के स्वामित्व की एकाग्रता की आवश्यकता थी। इससे संपत्ति के बिना एक बड़े वर्ग का उदय हुआ, जो जीवनयापन के लिए अपने श्रम को बेचने पर निर्भर था। उन्होंने कानूनी बाध्यताओं के कारण नहीं बल्कि वेतन अनुबंध के माध्यम से काम किया। इस परिभाषा में स्वतंत्र कारीगर शामिल नहीं है, जिनके पास अपने उपकरण थे और वे अपने उत्पाद बेचते थे। इन कारीगरों ने स्वामित्व को काम से अलग नहीं किया, और जब तक वे किराए की मदद का उपयोग नहीं करते थे, उनका ध्यान सामान बेचने पर था, न कि मानव श्रम पर। जो बात इस परिभाषा को अलग करती है वह है व्यापार, धन उधार और व्यापारियों या फाइनेंसरों के एक विशेष वर्ग की अनुपस्थिति। भले ही अमीर लोग हों, इससे पूंजीवादी समाज नहीं बनता। वास्तव में पूंजीवादी होने के लिए जिनके पास पूंजी है, उन्हें उत्पादन में अधिशेष मूल्य बनाने के लिए श्रम का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। पूंजीवाद की उत्पत्ति पर विचार। पूंजीवादी भावना के बारे में सोमबार्ट के विचार और मुख्य रूप से एक व्यापारिक प्रणाली के रूप में पूंजीवाद के बारे में दृष्टिकोण दोनों में कुछ सामान्य अंतर है। ये विचार निवेश के पैसा बनाने के पहलू पर केंद्रित है। हालांकि वे इतने विशिष्ट नहीं हैं कि इस शब्द को इतिहास के किसी विशेष काल तक सीमित कर सकें। ऐसा लगता है जैसे उनका सुझाव है कि लगभग सभी ऐतिहासिक कालखंडों में कुछ हद तक पूंजीवाद रहा है। सोमबर्ट, वेबर और उनके अनुयायियों के आदर्शवादी विचारों के साथ एक और चुनौती उत्पन्न होती है। उनका सुझाव है कि यदि आर्थिक रूप में पूंजीवाद पूंजीवादी भावना से आता है, तो हमें पूंजीवाद के जन्म की व्याख्या करने से पहले इस भावना की उत्पत्ति को समझना होगा। यदि यह पूंजीवादी भावना इतिहास की उपज है, तो ऐतिहासिक समयरेखा में इसके प्रकट होने का कारण क्या है? अब तक इसका कारण मन की विभिन्न अवस्थाओं के संयोगपूर्ण समय को बताने के अलावा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। बॉक्स 13.1 प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद। किसी कारण की खोज ने इस बारे में एक असंतोषजनक और अनिर्णायक बहस को जन्म दिया है कि क्या प्रोटेस्टेंटवाद ने वास्तव में पूंजीवादी भावना को जन्म दिया है, जैसा कि वेबर और ट्रोएश ने दावा किया है। पूंजीवाद को सुधार के परिणामस्वरूप या, जैसा कि सोमबर्ट सुझाव देते हैं, मुख्य रूप से यहूदियों की रचना के रूप में देखने का कोई कारण नहीं है। हालांकि यदि हमारा लक्ष्य किसी विचार के आधार पर एक नई आर्थिक प्रणाली के उद्भव की व्याख्या करना है, तो उस विचार में स्वाभाविक रूप से भविष्य की प्रणाली का सार पहले से ही शामिल होना चाहिए, जिसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस बीच इतिहास लेखन में प्रयुक्त पूंजीवाद की परिभाषा तेजी से मार्क्स द्वारा प्रस्तावित और विकसित की गई परिभाषा के अनुरूप हो गई है। आर्थिक गतिविधि की प्रेरक शक्ति के रूप में केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग के बीच वर्ग विभाजन के एक नए रूप की ओर ध्यान केंद्रित हो गया है।
19वीं शताब्दी की पूर्ण विकसित औद्योगिक प्रणाली में नियोक्ता कर्मचारी की गतिशीलता के समान उत्पादकों और पूंजीपतियों के बीच संबंधों को समझने में रुचि बढ़ रही है। जोर देने में यह बदलाव मुख्य रूप से मार्क्स के लेखन से प्रभावित नहीं है, बल्कि शोध निष्कर्षों से प्रेरित है, जो इस पहलू को आधुनिक युग को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण मानते हैं। उदाहरण के लिए, श्री लिप्सन का तर्क है कि पूंजीवाद की मुख्य विशेषता औद्योगिक क्रांति से सदियों पहले मौजूद थी। उनका दावा है कि पूंजीवाद की मूल विशेषता मजदूरी प्रणाली में निहित है, जहां श्रमिकों के पास उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर स्वामित्व अधिकार का अभाव होता है। इसके बजाय वे अपना श्रम बेचते हैं, जो महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व का अंतर है। 13.3 पूंजीवाद का विकास एवं कार्य। पूंजीवाद के चरण। पूंजीवाद का विकास विभिन्न चरणों में होता है। प्रत्येक चरण में परिपक्वता का स्तर अलग अलग होता है। इन चरणों की पहचान करने के लिए हमें विशिष्ट विशेषताओं की तलाश करने की आवश्यकता है, खासकर पूंजीवाद के प्रारंभिक चरण को इंगित करते समय। यदि हम पूंजीवाद को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के एक विशिष्ट तरीके के रूप में देखते हैं, तो हम इस प्रणाली को बड़े पैमाने पर व्यापार के पहले संकेतों या व्यापारी वर्ग के उद्भव के साथ शुरू नहीं मान सकते। व्यापारी पूंजीवाद के लिए अलग युग की अवधारणा भी लागू नहीं होती। इसके बजाय हमें पूंजीवाद की शुरुआत तभी पहचाननी चाहिए जब वस्तुओं के उत्पादन के तरीके में बदलाव हो, खासकर जब उत्पादक सीधे पूंजीपतियों के सामने समर्पण कर दें। यह भेद सिर्फ शब्दों के चयन को लेकर नहीं है, बल्कि मामले के सार को लेकर है। मार्क्स के प्राथमिक कार्य का शीर्षक पूंजी है। उन्होंने अपने जीवन के कई साल पूंजीवाद की जांच के लिए समर्पित कर दिए। उनका मानना था कि इसकी प्रभावी ढंग से आलोचना करने और इसे उखाड़ फेंकने के लिए एक गहरी सैद्धांतिक समझ महत्वपूर्ण थी। उपशीर्षक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे शास्त्रीय बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों के आर्थिक सिद्धांत को संदर्भित करता है। मार्क्स ने मूल्य, वस्तु, धन और पूंजी जैसी श्रेणियों की जांच करते हुए उनके सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। एक तीव्र आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वैज्ञानिक वैधता को खत्म करते हुए पूंजीवाद की वास्तविक प्रकृति को उजागर किया। ऐसा करते हुए वह न केवल पूंजी विश्लेषण के लिए एक नया वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत करता है, बल्कि संपूर्ण पूंजीवाद की व्यापक आलोचना के लिए आधार भी स्थापित करता है। पूंजीवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद को समझने के लिए दो दृष्टिकोणों की आवश्यकता है: इसके इतिहास का अध्ययन करना और इसकी आर्थिक संरचना का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आर्थिक प्रक्रिया और बुर्जुआ समाज के विकास को शामिल करते हुए इसके जन्म, विकास और परिणामों की जांच करता है। अद्वितीय इतिहास के कारण यह व्यापक क्षेत्र देश के अनुसार अलग अलग होता है। दूसरे दृष्टिकोण में पूंजीवादी समाज की आर्थिक संरचना का व्यवस्थित विश्लेषण शामिल है, जैसा कि मार्क्स ने पूंजी में उदाहरण दिया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विपरीत यह पूंजीवादी व्यवस्था की समग्रता से शुरू होता है, न कि उसके मूल से। बॉक्स 13.2 द्वंद्वात्मक तर्क का परिचय देता है। ऐतिहासिक रूप से किसी की शुरुआत कृषि और जमीन किराए से होगी। हालांकि मार्क्स द्वंद्वात्मक तर्क का पालन करते हुए पूंजी से शुरू और समाप्त होता है। यह विधि प्रणाली की ठोस समग्रता पर विचार करती है, लेकिन यह समझने के लिए कि सभी पहलू, संबंध और श्रेणियां संपूर्ण के भीतर कैसे कार्य करती है, इसका भाग दर भाग विश्लेषण करती है। मार्क्स इसे अमूर्त से ठोस की ओर बढ़ने की विधि कहते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अलग-अलग हिस्से, हालांकि वास्तविक लगते हैं, एक अधिक जटिल वास्तविकता से अमूर्त है, कई दृढ़ संकल्पों और संबंधों की समृद्ध समग्रता जो ठोस वास्तविकता का निर्माण करती है।
पूंजी का निर्माण एक विशिष्ट विचारधारा के आधार पर किया जाता है। खंड आय पूंजी के उत्पादन की प्रक्रिया को समझने पर केंद्रित है। हम मार्क्स के सभी सिद्धांतों को पूंजी में शामिल नहीं कर सकते हैं या पूंजीवाद के विस्तृत इतिहास में नहीं जा सकते हैं। इसके बजाय हम कुछ प्रमुख सैद्धांतिक बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और ऐतिहासिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। 13.4 वस्तु उत्पादन और पूंजीवादी उत्पादन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू वस्तु उत्पादन के रूप में इसकी प्रकृति है, बाजार के लिए बेचने के लिए चीजें बनाना। मार्क्स ने पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की अपनी जांच वस्तुओं को देखकर शुरू की। हालांकि सभी वस्तु उत्पादन स्वचालित रूप से पूंजीवादी उत्पादन नहीं होता है। मानव इतिहास में वस्तु उत्पादन हजारों वर्ष पुराना है, जबकि पूंजीवाद कुछ 100 वर्षों का अपेक्षाकृत हालिया विकास है। प्रारंभिक समाजों में सारा उत्पादन तत्काल उपयोग के लिए था। बाजार में विनिमय के लिए कोई उत्पादन नहीं था। विनिमय के लिए वस्तुओं का उत्पादन धीरे धीरे विकसित हुआ। प्रारंभ में इसने एक अधीनस्थ भूमिका निभाई, जिसमें प्रत्यक्ष उपयोग प्राथमिक फोकस था। केवल पूंजीवादी समाज में ही वस्तु उत्पादन का प्रमुख और व्यापक रूप बन जाता है। सरल वस्तु उत्पादन मॉडल का विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने इसके उद्देश्य का वर्णन खरीदने के लिए बेचना के रूप में किया है। उदाहरण के लिए, एक किसान अधिक अनाज खरीदने के लिए अनाज बेचता है और एक बुनकर अनाज खरीदने के लिए कपड़ा बेचता है। इस प्रक्रिया को सीएमसी के रूप में दर्शाया जाता है, जहां एक वस्तु पैसे के लिए बेची जाती है, जिसका उपयोग बाद में दूसरी वस्तु खरीदने के लिए किया जाता है। मुद्रा विनिमय के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है और वस्तुओं का मूल्य समतुल्य रहता है। हालांकि बाजार में किसानों और कारीगरों के अलावा व्यापारियों की भी उपस्थिति होती है। उनका आर्थिक संचालन अलग अलग है, वे बेचने के लिए खरीदते हैं। व्यापारी बाजार में सामान लेकर नहीं बल्कि पैसा लेकर आते हैं। वे इस पैसे का उपयोग किसी उत्पाद को खरीदने के लिए करते हैं और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेचते हैं। इस ऑपरेशन को एमसीएम के रूप में दर्शाया जाता है, जहां धन का उपयोग किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में बढ़े हुए मूल्य पर बेचा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिस धन को अधिशेष मूल्य प्राप्त हुआ है, उसे पूंजी कहा जाता है। पूंजीवाद से पहले व्यापारिक पूंजी या सूदखोर पूंजी, साहूकार पूंजी के रूप में पूंजी अस्तित्व में थी। अंतर इस तथ्य में निहित है कि पूंजी के ये रूप वितरण, संचलन और बाजार के दायरे में वस्तुओं के आदान प्रदान में अपनी भागीदारी से अपना लाभ प्राप्त करते हैं। सूदखोर और व्यापारी उत्पादित अधिशेष मूल्य का एक हिस्सा हड़प लेते हैं, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करते हैं। चीजों को बनाने का पूंजीवादी तरीका तब होता है जब पैसा उत्पादन परिदृश्य में प्रवेश करता है, उपकरणों और संसाधनों पर नियंत्रण लेता है और उत्पादन का प्रबंधन स्वयं करता है। इस प्रक्रिया का एक लंबा इतिहास है, जो मध्यकालीन यूरोप में शुरू हुआ। प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्पादकों को उनके औजारों और संसाधनों से अलग किया जा रहा है। उपकरण और संसाधन एक वर्ग, पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित हो रहे हैं। एक अन्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग का उदय, जो जीवित रहने के अन्य साधनों के बजाय अपने श्रम को बेचने पर निर्भर था। पूंजीवादी उत्पादन तभी काम करता है जब उत्पादकों के पास औजारों और संसाधनों का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं रह जाता है। जब तक किसी कारीगर या श्रमिक के पास अपने स्वयं के उपकरण और कार्यक्षेत्र हैं, तब तक वे उसे किसी कारखाने में काम करने के लिए स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार जमीन वाला किसान मजदूर बनने के बजाय उस पर खेती करना पसंद करेगा। पूंजीवादी उत्पादन अपना श्रम बेचने वाले लोगों पर निर्भर करता है, इसलिए उत्पादकों और उत्पादन के साधनों के बीच अलगाव होना चाहिए।
यह अलगाव विभिन्न तरीकों से हुआ है, अक्सर बल और क्रूरता के माध्यम से। मार्क्स ने कैपिटल आई में इस बात पर प्रकाश डाला है कि विजय, दासता, डकैती और हत्या जैसी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने इस अलगाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भाग 8, अध्याय 26 में इंग्लैंड के लिए इसका विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें बताया गया है कि आदिम संचय मूल रूप से उत्पादकों को उत्पादन के साधनों से अलग करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया है। पृथक्करण की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दो समूहों का निर्माण होता है, जो पूंजीवादी समाज के दो चरमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, मालिकों का एक वर्ग जिसके पास उत्पादन के संकेंद्रित साधन है। इसके विपरीत हम सर्वहारा वर्ग को पाते हैं, एक ऐसा वर्ग जो अपनी श्रम शक्ति बेचकर अपना भरण पोषण करता है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग मौलिक वर्ग हैं, हालांकि विभिन्न संयोजनों के साथ मध्यवर्ती वर्गों जैसे अन्य वर्ग भी हो सकते हैं। हालांकि पूंजीवाद के लिए मालिकों के एक वर्ग और गैरमालिकों के एक वर्ग का अस्तित्व आवश्यक है। इसके अलावा इन वर्गों के बीच विशिष्ट कारक उत्पादन के साधनों के साथ उनके संबंध में निहित है, स्वामित्व या नियंत्रण बनाम गैरस्वामित्व। यह केवल अमीर और गरीब के बीच अंतर करने का मामला नहीं है। हर गरीब व्यक्ति श्रमिक नहीं है, वे छोटे पैमाने के कारीगर, विक्रेता या भूमिस्वामी किसान हो सकते हैं। भले ही कोई औद्योगिक श्रमिक अधिक कमाता हो, श्रमिक वर्ग में उनकी सदस्यता उनकी श्रम शक्ति बेचने की आवश्यकता से परिभाषित होती है। एक गरीब किसान मालिक अपनी आर्थिक स्थिति के बावजूद श्रमिक वर्ग से संबंधित नहीं होता है। श्रमिक वर्ग स्वयं विविध है, जिसमें विभिन्न वर्ग शामिल है, कुशल और अकुशल, दैनिक या मासिक वेतन पर, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर। जो चीज उन्हें एकजुट करती है वह है अपनी श्रम शक्ति बेचने की मजबूरी, भले ही परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो। श्रमिक वर्ग का कोई सदस्य इससे तभी बाहर निकलता है जब उनकी आय उन्हें निजी व्यवसाय स्थापित करने, छोटे पैमाने का साहूकार बनने या संपत्तियों के प्रबंधन या किराए पर देने जैसी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देती है। 13.5 बाजार और उत्पादन का विस्तार। पूंजीवाद को विकसित होने के लिए एक विस्तारित बाजार की आवश्यकता होती है। पूर्व पूंजीवादी छोटे पैमाने पर वस्तु उत्पादन एक सीमित बाजार की पूर्ति करता है। 16वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापारिक क्रांति हुई। इस दौरान खोजे गए नए व्यापार मार्गों ने औपनिवेशिक परिस्थितियों में वैश्विक व्यापार के वास्को डी गामा युग को चिह्नित किया। इस बाजार विस्तार ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा मिला। पूंजीवादी उद्यमियों का उद्भव एक निश्चित उत्पादन पैमाने तक पहुंचने पर निर्भर करता है। गिल्ड मास्टर अपने सीमित संख्या में यात्रा करने वालों और प्रशिक्षुओं के साथ मास्टर को निर्देशन और पर्यवेक्षण कार्य के लिए मुक्त करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उत्पादन बढ़ने पर उद्यमों के निदेशक के रूप में पूंजीपति भूमिका में आ जाते हैं। का अधिशेष मूल्य उत्पन्न करना। वस्तु उत्पादन के लिए बाजार के विस्तार और उत्पादन के साधनों के मालिकों के हाथों में न्यूनतम पूंजी के साथ साथ श्रम बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के पर्याप्त पूल के साथ पूंजीवादी उत्पादन फल फूल सकता है। एक बार जब यह गति पकड़ लेता है तो इसमें लगातार विस्तार करने की आंतरिक गतिशीलता होती है। मार्क्स इसे लाभ कमाने की बेचैन करने वाली, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया कहते हैं। यह कैसे संचालित होता है? मार्क्स की मुख्य व्याख्या अधिशेष मूल्य के उत्पादन के उनके सिद्धांत में निहित है। बॉक्स 13.3 पूंजीवाद में व्यवसाय का स्वामी। पूंजी तब उभरती है जब पैसा केवल व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक उपकरण से आगे बढ़कर आर्थिक लेनदेन के माध्यम से धन बढ़ाने का साधन बन जाता है। सूदखोर और व्यापारी बाजार में इसका अनुसरण करते हैं।
हालांकि पूंजीवादी उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया को इस लक्ष्य की प्राप्ति कराकर इसे प्राप्त करता है। वे कच्चे माल, उपकरण और श्रम प्राप्त करते हैं, श्रमिकों को उनके श्रम के उपयोग के लिए मजदूरी का मुआवजा देते हैं। उत्पादन संसाधनों का मालिक उत्पादों पर दावा करता है, उन्हें बेचता है और लाभ कमाता है। लेकिन यह अतिरिक्त पैसा कैसे आता है? क्या पैसे में अधिक पैसा पैदा करने की शक्ति है? क्या यह पूंजीपति की चतुराई है? कभी-कभी समझदारी भरे कदमों से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, लेकिन यह समग्र लाभ कमाने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता है। असफलताएं विभिन्न कारणों से भी हो सकती हैं। मार्क्स पूंजीपति द्वारा खरीदी गई एक विशिष्ट वस्तु में लाभ के स्रोत की पहचान करता है, श्रम शक्ति। मार्क्स के अनुसार विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को समझना अवैतनिक अधिशेष श्रम को निकालने पर निर्भर करता है। सामंती समाज में यह मकान मालिक को दिए जाने वाले किराए का रूप लेता है। एशियाई समाज में यह राज्य को दिया जाने वाला कर है। हालांकि पूंजीवादी समाज अधिशेष मूल्य को विनियोग करने का एक नया तरीका देखता है। यह अब दासों या भूदासों का अवैतनिक श्रम नहीं है, बल्कि दिहाड़ी मजदूरों का अवैतनिक श्रम है। ऐसा प्रतीत होने के बावजूद कि उन्हें उनके काम के लिए मुआवजा मिलता है, पूंजीवादी समाज में श्रमिकों को उनके काम के लिए नहीं बल्कि उनकी श्रमशक्ति के उपयोग के लिए मजदूरी मिलती है। यह पूंजीवाद में सबसे बड़ा धोखा है, जो शोषण प्रक्रिया को अस्पष्ट करता है। मजदूरी केवल श्रमिक को बनाए रखने के लिए आवश्यक श्रम लागत को कवर करती है, जबकि उनके उत्पादन का मूल्य इस राशि से अधिक है। पूंजीपति अधिशेष का दावा करता है, जो इसलिए संभव हुआ क्योंकि श्रम शक्ति बाजार में खरीद के लिए उपलब्ध वस्तु है। पैसा कमाने की निरंतर खोज। पूंजीपति हमेशा अपने निवेश से प्राप्त अधिशेष मूल्यों को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। अब आइए जानें कि पूंजीपति लगातार इस लाभ कमाने की प्रक्रिया में क्यों लगे हुए हैं। इसका कारण पूंजीवाद द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली अतृप्त इच्छा है, जिसे नैतिक विफलता के रूप में नहीं बल्कि व्यवस्था के अंतर्निहित पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। दिवालिया होने से बचने के लिए पूंजीपतियों को पूंजी जमा करते रहना चाहिए। ऐसा करने का दबाव व्यक्तिगत पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होता है, जो पूंजीवाद की एक प्रमुख विशेषता है। यदि कोई पूंजीपति नई तकनीक में निवेश नहीं करता है या उत्पादन का विस्तार नहीं करता है, तो प्रतिस्पर्धी बाजार में उनसे आगे निकल जाएंगे और उन्हें पीछे छोड़ देंगे। पूंजीपति अपने मुनाफे का उपयोग केवल निजी आनंद या गैरोत्पादक उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते। इसके बजाय नई अतिरिक्त पूंजी बनाने के लिए एक हिस्से को पुनर्निवेश के लिए अलग रखा जाना चाहिए। यह आवश्यकता पूंजी के निरंतर संचय को प्रेरित करती है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस तरह पूंजी का संकेंद्रण पूंजी के स्वामित्व और नियंत्रण को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रीकृत करने का आधार बन जाता है। बाजार एक जंगल की तरह काम करता है, जहां केवल सबसे मजबूत लोग ही जीवित रहते हैं। पूंजीवाद बड़े पूंजीपतियों का पक्ष लेता है, जिससे धन का संकेंद्रण होता है। जैसे जैसे पूंजी जमा होती है, श्रम की मांग बढ़ती है। संभावित रूप से छोटे पैमाने पर मजदूरी बढ़ जाती है। हालांकि मजदूर और पूंजीपति के बीच बुनियादी संबंध अपरिवर्तित रहता है। मजदूर पूरी तरह से पूंजीपति पर निर्भर होता है। पूंजीवाद न केवल श्रम की मांग पैदा करता है, बल्कि मशीनीकरण के माध्यम से बेरोजगारी भी पैदा करता है। एक औद्योगिक आरक्षित सेना का गठन करता है, जो पूंजीपतियों को मजदूरी को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। पूंजीपतियों को पूंजी संचय के कारण उत्पादन का निरंतर विस्तार करने की आवश्यकता होती है। परिवर्तनीय पूंजी, श्रम के सापेक्ष स्थिर पूंजी, मशीनरी, उपकरण का अनुपात बढ़ता है। मार्क्स के अनुसार इस बदलाव को पूंजी की जैविक संरचना में वृद्धि के रूप में जाना जाता है, जिससे लाभ की औसत दर में गिरावट आती है।
इस गिरावट का मुकाबला करने के लिए पूंजीपतियों को उत्पादन का विस्तार करना होगा। भले ही वे जितना अधिक विस्तार करेंगे, उनके लाभ की दर उतनी ही कम होगी। घटते लाभ मार्जिन की भरपाई के लिए विस्तार एक आवश्यक रणनीति बन जाती है। पूंजीवादी उत्पादन की निरंतर वृद्धि अनिवार्य रूप से आर्थिक संकट की ओर ले जाती है। यह मार्क्स द्वारा स्थापित पूंजीवाद का एक और नियम है। ये संकट पूंजी और श्रम के बीच बुनियादी संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। जीवित रहने के लिए पूंजी का संचय और विस्तार होना चाहिए। बड़े पैमाने पर उत्पादन की खोज में इसे कई खरीदार ढूंढने होंगे, जिनमें मुख्य रूप से श्रमिक शामिल होंगे। हालांकि ये श्रमिक केवल तभी सामान खरीद सकते हैं यदि उन्हें अधिक वेतन मिलता है। फिर भी ऊंची मजदूरी पूंजीपतियों की मुनाफा दर को कम कर देती है। नतीजतन प्रत्येक व्यक्तिगत पूंजीपति अपने श्रमिकों को गरीब बनाए रखना चाहता है, जबकि अन्य श्रमिकों को उनके उत्पाद खरीदने के लिए पर्याप्त समृद्ध बनाना चाहता है। एकाधिकार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद। पूंजीवाद की गतिशीलता और पूंजी संचय करने की निरंतर मुहिम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन लाती है। मुक्त प्रतिस्पर्धा के युग के कारण उत्पादक शक्तियों और बड़े पैमाने पर उत्पादन का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। हालांकि इसके परिणामस्वरूप पूंजी का संकेंद्रण और केंद्रीकरण हुआ, जिससे एक नई स्थिति पैदा हुई जहां बड़ी कंपनियों या समूहों की घटती संख्या ने बाजार में एकाधिकार की स्थिति हासिल कर ली। एकाधिकार पूंजीवाद कार्टेल, ट्रस्ट, होल्डिंग्स और विलय के माध्यम से उभरा क्योंकि पूंजीपतियों ने मुक्त प्रतिस्पर्धा के प्रभाव से लाभ दरों की रक्षा करने की मांग की। एक बार जब बाजार एकाधिकार नियंत्रण में आ जाता है, तो उत्पादन को बढ़ाने के बजाय सीमित करके, तकनीकी प्रगति को अपनाने के बजाय उसे रोककर और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के बजाय उसे कम करके उच्च लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मार्क्स ने पूंजी संकेंद्रण के कारण एकाधिकार के उदय की आशंका जताई थी, लेकिन मार्क्स की मृत्यु के बाद एकाधिकार पूंजीवाद ही प्रमुख हो गया। विभिन्न मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद के नए चरण का विश्लेषण करने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने का प्रयास किया। रुडोल्फ हिल्फर्डिंग, एक ऑस्ट्रियाई मार्क्सवादी, ने 1910 में वित्तीय पूंजी पूंजीवादी विकास का नवीनतम चरण प्रस्तुत किया। पोलिश जर्मन मार्क्सवादी रोजा लक्जमबर्ग ने 1913 में अपना अध्ययन पूंजी का संचय जारी किया। एन बुखारिन, एक रूसी मार्क्सवादी, 1915 में साम्राज्यवाद और विश्व अर्थव्यवस्था को पूरा किया। 1916 में लेनिन ने साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण को अंतिम रूप दिया। लेनिन ने हिल्फर्डिंग और बुखारिन के विचारों से प्रेरणा ली, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वे असहमत थे। ऐसी ही एक असहमति हिल्फर्डिंग के साथ थी, जिनका मानना था कि एकाधिकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर सभी मुक्त प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देगा। बॉक्स 13.4 साम्राज्यवाद की बुनियादी विशेषताएं। उत्पादन और पूंजी का संकेंद्रण एकाधिकार बनाने वाले स्तर पर पहुंच गया है, जो आर्थिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। औद्योगिक पूंजी के साथ बैंक पूंजी का विलय एक वित्तीय पूंजी बनाता है, जिससे वित्तीय कुलीन तंत्र की स्थापना होती है। वस्तुओं के निर्यात की तुलना में पूंजी के निर्यात को असाधारण महत्व प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी पूंजीवादी संघ उभरते हैं, जो दुनिया को आपस में बांटते हैं। प्रमुख पूंजीवादी शक्तियों के बीच संपूर्ण विश्व का क्षेत्रीय विभाजन पूरा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारी पूंजीवाद गठन। 13.7 निष्कर्ष। विभिन्न सामाजिक विचारकों ने विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके पूंजीवाद की उत्पत्ति और विकास का पता लगाया है। हालांकि पूंजीवाद पर मार्क्स के दृष्टिकोण का अन्य सिद्धांतों की तुलना में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मार्क्स का तर्क है कि पूंजीवाद ने उत्पादन की सामंती पद्धति का स्थान ले लिया है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित है,
पूंजीपति या पूंजीपति और सर्वहारा। पूंजीवादी उत्पादन को चलाने वाला प्राथमिक आर्थिक सिद्धांत श्रमिकों द्वारा अधिशेष मूल्य का सृजन और उसके बाद का विनियोग है। इस अधिशेष मूल्य का स्रोत दिहाड़ी मजदूरों के अवैतनिक श्रम में निहित है। चिंतन और कार्रवाई 13.1। क्या वस्तु उत्पादन एक हालिया घटना है? इसमें से कुछ दे दो। विशेषताएं। चिंतन और कार्रवाई 13.1। क्या कमोडिटी उत्पादन एक हालिया घटना है? परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे वस्तु उत्पादन के ऐतिहासिक संदर्भ की खोज करने और यह जांचने का काम सौंपा गया है कि क्या यह एक हालिया घटना है। इसे पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए मैं वस्तु उत्पादन की विशेषताओं में गहराई से उतरूंगा और समय के साथ इसके विकास का विश्लेषण करूंगा। ऐतिहासिक सिंहावलोकन। वस्तु उत्पादन बाजार में विनिमय के लिए सामान बनाने की प्रक्रिया का एक लंबा और जटिल इतिहास है। जबकि व्यापारिक वस्तुओं की अवधारणा प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, एक व्यवस्थित और व्यापक घटना के रूप में वस्तु उत्पादन का उद्भव पूंजीवाद के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व पूंजीवादी समाजों में उत्पादन अक्सर निर्वाह के लिए होता था और वस्तुओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली या स्थानीय बाजारों पर आधारित होता था। हालांकि पूंजीवाद के आगमन के साथ, विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के दौरान, बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इससे बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन की शुरुआत हुई। वस्तु उत्पादन की विशेषताएं। बाजार उन्मुखीकरण। कमोडिटी उत्पादन स्वाभाविक रूप से बाजार की गतिशीलता से जुड़ा हुआ है। वस्तुओं का उत्पादन न केवल व्यक्तिगत उपयोग या स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है, बल्कि बाजार में बेचने के स्पष्ट इरादे से भी किया जाता है। लाभ मकसद। वस्तु उत्पादन की एक परिभाषित विशेषता लाभ की खोज है। निर्माता वस्तुओं को उत्पादन लागत से अधिक कीमत पर बेचने के उद्देश्य से उत्पादन में संलग्न होते हैं, जिससे लाभ होता है। श्रम विभाजन। कमोडिटी उत्पादन में अक्सर श्रम का विभाजन शामिल होता है, जहां विभिन्न व्यक्ति या समूह उत्पादन प्रक्रिया के भीतर विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं। यह विशेषज्ञता दक्षता और समग्र उत्पादकता बढ़ाती है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे कारखाने और मशीनरी आमतौर पर निजी स्वामित्व में होते हैं। यह स्वामित्व संरचना उत्पादन प्रक्रियाओं के संगठन और नियंत्रण को प्रभावित करती है। मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण। बाजार की मांगों को पूरा करने और लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वस्तु उत्पादन में मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शामिल होते हैं। उपभोक्ताओं के बीच विश्वास कायम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक। वस्तु उत्पादन में श्रम को भी अक्सर वस्तुीकृत किया जाता है। मजदूरी, जहां श्रमिकों को उनके समय और प्रयास के लिए भुगतान किया जाता है, उत्पादन प्रक्रिया की एक केंद्रीय विशेषता बन जाती है। वैश्वीकरण। समकालीन संदर्भ में वस्तु उत्पादन राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गया है। वैश्वीकरण ने वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया है, जिससे जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं उत्पन्न हुई है। वस्तु उत्पादन का विकास। वस्तु उत्पादन के ऐतिहासिक विकास को विभिन्न चरणों के माध्यम से देखा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक चरण में उत्पादन के संगठन और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पूर्व पूंजीवादी समाज। कृषि प्रधान और सामंती समाजों में उत्पादन बड़े पैमाने पर स्थानीय उपभोग के लिए होता था और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। हालांकि विनिमय था, लेकिन यह बात की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए संगठित वस्तु उत्पादन जैसा नहीं था। व्यापारिकता।
व्यापारिक युग में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और व्यापार के माध्यम से धन का संचय हुआ। हालांकि उत्पादन अभी भी बड़े पैमाने पर स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था, अधिशेष उत्पादन का निर्यात किया जा रहा था। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादन का मशीनीकरण हुआ और कारखाने बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरे। दिहाड़ी मजदूरी की ओर बदलाव अधिक स्पष्ट हो गया। फोर्डिज्म और बड़े पैमाने पर उत्पादन। 20वीं सदी की शुरुआत में फोर्डिज्म का विकास देखा गया, जो असेंबली लाइन उत्पादन और बड़े पैमाने पर उपभोग की विशेषता थी। इस अवधि में उत्पादों का मानकीकरण और उपभोक्ता संस्कृति का उदय हुआ। पोस्ट फोर्डिज्म और वैश्वीकरण। 20वीं सदी के अंत में फोर्डिस्ट के बाद उत्पादन के तरीके उभरे, जिनमें लचीलेपन, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर जोर दिया गया। प्रौद्योगिकी और संचार में प्रगति ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को सुविधाजनक बनाया। समसामयिक चुनौतियां और बहसें। जबकि वस्तु उत्पादन ने आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रेरित किया है, यह आलोचना और बहस का भी विषय रहा है। पर्यावरणीय गिरावट, श्रम का शोषण और धन के असमान वितरण जैसे मुद्दों ने व्यापक वस्तु उत्पादन के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा छेड़ दी है। पर्यावरणीय प्रभाव। वस्तुओं के गहन उत्पादन में अक्सर प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट शामिल होती है। स्थिरता संबंधी चिंताओं ने अधिक पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रथाओं की मांग को जन्म दिया है। श्रम शोषण। कुछ उद्योगों में, विशेषकर विकासशील देशों में, सस्ते श्रम पर निर्भरता ने नैतिक चिंताएं बढ़ा दी है। निष्पक्ष श्रम प्रथाओं के समर्थक वस्तु उत्पादन में शामिल श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और मजदूरी के लिए तर्क देते हैं। सामाजिक असमानता। वस्तु उत्पादन के लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। वैश्विक आर्थिक असमानताएं, आय असमानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें व्यापक वस्तु उत्पादन के संदर्भ में संबोधित करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः वस्तु उत्पादन कोई हाल की घटना नहीं है, बल्कि सदियों से विकसित हुई है। इसकी विशेषताएं पूंजीवादी समाजों में अधिक स्पष्ट होती जा रही है। स्थानीय वस्तु विनिमय प्रणाली से वैश्वीकृत वस्तु उत्पादन के वर्तमान युग तक की ऐतिहासिक यात्रा आर्थिक प्रणालियों की गतिशील प्रकृति पर प्रकाश डालती है। जबकि वस्तु उत्पादन ने आर्थिक विकास को गति दी है, यह पर्यावरणीय स्थिरता, श्रम अधिकार और सामाजिक समानता से संबंधित चुनौतियां भी पैदा करता है। इस विषय पर चिंतन करने वाले एक छात्र के रूप में इन जटिलताओं पर विचार करना और समाज के लाभ के लिए वस्तु उत्पादन के भविष्य को कैसे आकार दिया जाए, इस बारे में चल रही चर्चा में शामिल होना आवश्यक है। चिंतन और कार्रवाई 13.2। पूंजीवादी उत्पादन में नई तकनीक की क्या भूमिका है? क्या यह पूंजी के स्वामित्व और नियंत्रण को बदल देता है? शीर्षक: पूंजीवादी उत्पादन में नई तकनीक की भूमिका, पूंजी के स्वामित्व और नियंत्रण पर एक प्रतिबिंब। परिचय। पूंजीवादी उत्पादन के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में नई प्रौद्योगिकियों का आगमन पूंजी के स्वामित्व और नियंत्रण की गतिशीलता को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और डिजिटलीकरण जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण ने न केवल उत्पादन प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी है, बल्कि बिजली संरचनाओं और आर्थिक संबंधों के बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। यह प्रतिबिंब पूंजीवादी उत्पादन में नई तकनीक की बहुमुखी भूमिका पर प्रकाश डालता है, पूंजी के स्वामित्व और नियंत्रण पर इसके प्रभाव की खोज करता है। तकनीकी प्रगति और पूंजीवादी उत्पादन। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के भीतर उत्पादन के तरीकों और साधनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए,
स्वचालन ने विनिर्माण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर दिया है, जिससे दक्षता बढ़ी है, लागत कम हुई है और उत्पादकता बढ़ी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान दिया है, पूर्वानुमानित विश्लेषण को सक्षम किया है और संसाधन आवंटन को अनुकूलित किया है। ये तकनीकी नवाचार आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन के अभिन्न अंग बन गए हैं, जो श्रम और पूंजी संपर्क के पारंपरिक तरीकों को नया आकार दे रहे हैं। स्वामित्व और नियंत्रण गतिशीलता। नई तकनीक और पूंजी के स्वामित्व के बीच संबंध जटिल और गतिशील है। एक ओर, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और लागू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश अक्सर मौजूदा पूंजी मालिकों की शक्ति को मजबूत करता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने और बनाए रखने से जुड़ी उच्च लागत छोटे व्यवसायों के लिए प्रवेश में बाधाएं पैदा करती है, जिससे स्थापित खिलाड़ियों के बीच पूंजी की एकाग्रता मजबूत होती है। यह घटना धन असमानता को बढ़ा सकती है, क्योंकि जो लोग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करते हैं, वे बढ़ी हुई दक्षता और लाभप्रदता का लाभ उठाते हैं। दूसरी ओर, सूचना के लोकतंत्रीकरण और डिजिटल प्लेटफार्मों के उदय ने पूंजी स्वामित्व के नए रूपों के उद्भव को सुविधाजनक बनाया है। स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमी नवीन उत्पाद और सेवाएं बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर पारंपरिक उद्योगों को बाधित कर सकते हैं। डिजिटल युग में क्राउड फंडिंग और उद्यम पूंजी के आगमन ने व्यक्तियों के एक अधिक विविध समूह को इस तरह से भाग लेने और पूंजी रखने में सक्षम बनाया है, जो पहले संभव नहीं था। इस प्रकार प्रौद्योगिकी और स्वामित्व के बीच का संबंध पूंजी की एक साथ एकाग्रता और फैलाव की विशेषता है। पूंजी पर नियंत्रण और श्रम की बदलती प्रकृति। नई प्रौद्योगिकियों के आगमन ने न केवल पूंजी स्वामित्व के परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर श्रम और नियंत्रण की प्रकृति को भी बदल दिया है। स्वचालन और AI ने कुछ मैनुअल और नियमित कार्यों के विस्थापन को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल द्वारा मांगे जाने वाले कौशल में बदलाव आया है। इस परिवर्तन का पूंजी के नियंत्रण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिनके पास नई प्रौद्योगिकियों को संचालित करने और नवप्रवर्तन करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता होती है, वे तेजी से प्रभावशाली हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त गिग अर्थव्यवस्था और दूरस्थ कार्य के उदय ने श्रम नियंत्रण की पारंपरिक संरचनाओं को चुनौती दी है। फ्रीलांसरों को नियोक्ताओं से जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म में विकेंद्रीकृत कार्य व्यवस्था है, जो व्यक्तियों को उनके समय और परियोजनाओं पर अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। हालांकि यह बदलाव नौकरी की सुरक्षा के बारे में भी चिंता पैदा करता है, क्योंकि गिग श्रमिकों को पारंपरिक रोजगार मॉडल से जुड़ी सुरक्षा और लाभों की कमी हो सकती है। इस संदर्भ में पूंजी का नियंत्रण एक एकल कॉरपोरेट पदानुक्रम के भीतर केंद्रित होने के बजाय स्वतंत्र योगदानकर्ताओं के नेटवर्क में वितरित किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं के लिए निहितार्थ। पूंजीवादी उत्पादन में नई तकनीक की भूमिका आर्थिक क्षेत्र से परे तक फैली हुई है, जो सामाजिक संरचनाओं और शक्ति की गतिशीलता को प्रभावित करती है। डेटा संचालित निर्णय लेने पर बढ़ती निर्भरता ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर प्रभाव के साथ गोपनीयता और निगरानी के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। इसके अलावा सूचना की पहुंच और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक बाजारों के अंतर्संबंध ने राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता को बढ़ा दिया है, जिससे भूराजनीतिक शक्ति गतिशीलता को आकार मिला है। ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आगमन ने उपभोक्ता व्यवहार को भी बदल दिया है, जिससे व्यक्तिगत विज्ञापन और लक्षित विपणन की अनुमति मिल गई है। उपभोक्ता जुड़ाव में इस बदलाव का आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में उपभोक्ता डेटा तक पहुंच वाली कंपनियां बाजार के रुझान को प्रभावित कर सकती हैं और मांग को आकार दे सकती हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी, स्वामित्व और नियंत्रण का प्रतिच्छेदन आर्थिक विश्लेषण की पारंपरिक सीमाओं से परे समाज के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। निष्कर्ष।
निष्कर्षतः पूंजीवादी उत्पादन में नई तकनीक की भूमिका एक बहुआयामी घटना है जो पूंजी के स्वामित्व और नियंत्रण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जबकि तकनीकी प्रगति स्थापित खिलाड़ियों के बीच पूंजी को मजबूत करके मौजूदा बिजली संरचनाओं को मजबूत कर सकती है, वे स्वामित्व और उद्यमशीलता प्रयासों के नए रूपों के लिए अवसर भी पैदा करते हैं। श्रम की बदलती प्रकृति, गिग अर्थव्यवस्था का उदय और आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर प्रभाव इस रिश्ते की जटिलता को रेखांकित करता है। इग्नू के छात्रों के रूप में हमारे समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर इन तकनीकी परिवर्तनों के निहितार्थ की गंभीरता से जांच करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम पूंजीवादी उत्पादन के उभरते परिदृश्य को देखते हैं, सूचित और जिम्मेदार नागरिकता के लिए प्रौद्योगिकी, स्वामित्व और नियंत्रण के बीच परस्पर क्रिया की सूक्ष्म समझ आवश्यक है।